भविष्य को संवारने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो उन बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रही हैं, जिनका भविष्य अंधेरे में था। तो मिलवाते हैं आज आपको आधी आबादी के इस कड़ी में कनिका विजन जी से। कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। कनिका जी, आप छोटी सी ही उम्र में आपने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, तो इसका आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि आप महज 19 साल की उम्र से जो है बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो बहुत मेजर रीजंस थे जब ये मैंने डिसीजन लिया कि मुझे पढ़ाना है। पहला तो जब कोई सिंगिंग में अच्छा होता है तो वो सिंगर बनता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है तो वो डांसर बनता है। मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो नेचुरल चॉइस थी कि मुझे टीचर बनना है। दूसरा, जब मैं वापस आई थी दिल्ली से एक बारी, तो बस से उतर रही थी। बस से उतरते वक्त मैंने देखा कि एक बच्चा था, उसने भीख मांग रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। ये एक बच्चा तो नहीं था, इसके जैसे पता नहीं कितने सारे बच्चे हुए। तो एक ही चीज जो मेरे दिमाग में बैठी थी और मेरी खुद की अपनी ही जर्नी से जो मैंने सीखा था वो यही सीखा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो बस यहीं पे ठान लिया था कि कुछ तो करना है और इन बच्चों की मदद के लिए शिक्षा से बेहतर क्या हो सकता है और शिक्षक की भूमिका से बेहतर क्या भूमिका होगी जो मैं निभा पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे पढ़ाना है और कुछ तो करना है ग्रास रूट लेवल। आज आपकी जो जिस तरीके से आप गाइड्स और साथ ही जो आपके एजुकेशन हब है, दोनों संस्थाएं आप अच्छे से निभा रही हैं अपनी जिम्मेदारी। जानना चाहेंगे कि कितने बच्चे हैं और किस किस श्रेणी के बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ने आते हैं या जिनको निःशुल्क शिक्षा भी आप देते हैं? काइट्स प्ले स्कूल में, प्ले एंड रिमेडियल स्कूल में 50 स्टूडेंट्स हैं जो कि इनरोल्ड है। ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, यानी कि जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जिनके आर्थिक तौर पे बिल्कुल भी संपन्न नहीं है, ये सब वही बच्चे होते हैं। इसके सिवा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन सरकारी स्कूलों में भी हम बच्चों को शिक्षण सामग्री और वर्कशॉप्स वगैरह उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। और करीबन इस पूरे प्रोग्राम में हम 500 स्टूडेंट्स, 500 बच्चे हैं जिनको पूरे ईयरली हम अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। और करीबन 50 से 60 बच्चे हैं जो रेगुलरली पढ़ते हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जब ये बात हो रही थी आपसे इससे पहले, इंटरव्यू से पहले, तो आपने ये भी बताया था कि जो आरटी के थ्रू जो बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं तो स्कूल के बाद भी आप स्कूल उन बच्चों के लिए भी उपलब्ध करवाते हैं। क्या कुछ आप उनको मतलब पढ़ाते हैं? किस तरीके से उन बच्चों में आप खुद इम्प्रूवमेंट देखती हैं? जनरली जब बच्चों का एडमिशन होता है आरटी के थ्रू, राइट टू एजुकेशन के थ्रू, तो ये ज्यादातर बच्चे वही होते हैं जो आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा संपन्न नहीं होते और जो उनके माता पिता भी होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन एक फिर में बहुत बड़ा गैप रह जाता है एजुकेशन में, एक बहुत बड़ा एरर रह जाता है एजुकेशन में, जिसको फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ना तो बच्चे बेहतर ट्यूशंस अफोर्ड कर सकते हैं और अगर स्कूल में ऐसे ही चलता रहा तो ये पीछे रह जाएंगे और अपने आप को जिंदगी भर बेवकूफ समझते रहेंगे, जो कि बात सच नहीं है। बच्चा बेवकूफ नहीं होता, उसे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो ऐसे ही बच्चों को हम लोग काइट्स पे और बाद में उनको मेन स्ट्रीम करके साथ ही में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और इनमें इनकी अकेडमिक्स भी कवर होती है, इनकी पर्सनालिटी पे पूरा वर्क किया जाता है और साथ ही साथ बच्चे के अंदर कोई टैलेंट हो, जैसे कि कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है, डांस में अच्छा है, तो उसको भी पॉलिश किया जाता है। कोशिश करी जाती है ऐसे मेंटर्स को लाया जाए जो उन बच्चों को उस चीज में डेवलप कर सके, पॉलिश कर सके, ताकि बच्चा किसी भी हाल में पीछे नहीं रहना चाहिए। जब जिंदगी ने एक मौका दिया है तो उसको पूरी तरीके से वो एंजॉय कर सके उस मौके को। आपके यहाँ मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में मतलब क्या क्या बच्चों को करवाया जाता है? अलग अलग वॉलंटियर्स आते हैं टाइम टू टाइम और अलग अलग मेंटर्स आते हैं जो बच्चों को ड्राइंग सिखाते हैं, कंप्यूटर बच्चों को सिखाया जाता है क्योंकि आजकल डिजिटल लिटरेसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आज तो हम और भी ज्यादा इसका महत्व समझ रहे हैं।
तो कंप्यूटर सिखाया जाता है, ड्राइंग सिखाई जाती है, डांस सिखाया जाता है, और जो भी हमें लगता है इस बच्चे में ये हुनर है और हमारी कैपेसिटी होती है या कोई होता है जो उस बच्चे को उस चीज पे मार्गदर्शन प्रोवाइड कर सकता है, तो हम उस सारी सुविधाओं का उस बच्चे के लिए जरूर कोशिश जरूर करते हैं। बाकी पढ़ाई में तो हम 110% ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे की इंग्लिश से लेकर उसकी ग्रामर से लेकर उसकी वैल्यू एजुकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स, कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उसे अपनी चीज में बेस्ट ही होना चाहिए, तभी वो आगे कुछ डेवलपमेंट्स कर पाएगा। आपके यहाँ टीचर कौन कौन है और मतलब किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो थोड़ी प्रोसेस हुई? जो हमारे मेन सर मेरे साथ को फाउंडर भी हैं, वो है अजय सर, जो कि नेशनल लेवल पे सुपर 30 टीचर अटेंड करे गए हैं। अजय सर मैथमेटिक्स और साइंस जो है बच्चों का वो कवर कराते हैं और बहुत अच्छे से कराते हैं कि ऐसे भी उनके स्टूडेंट्स रहे हैं जो शायद 6 या 7 मार्क्स लाते थे 100 में से, और फिर वो 98, 90 इस तरीके के मार्क्स आते हैं। सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों का रुझान जो है उन सब्जेक्ट्स की तरफ भी बहुत ज्यादा बढ़ा है कि अब वो कुछ बच्चे ऐसे जो उस पर्टिकुलर फील्ड में करियर आगे परस्यू कर रहे हैं। उसके सिवा हमारे काइट्स में भी टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, जिनमें से हेड टीचर जो है प्रीति मैम है, वो बीएड है, और पूरा अच्छे से वो बच्चों का बिल्कुल एक जैसे माँ ख्याल रखती है बच्चों का, बिल्कुल उसी तरीके से वो अपने जितने भी हमारे बच्चे हैं काइट्स के उनका ख्याल रखती है। फिर कंप्यूटर के लिए मेरे स्टूडेंट रहे हैं और अब वो यहाँ पर टीचर भी है, और साथी में भी टीचर है और काइट्स में भी वो बहुत ही एक्टिव वॉलंटियर है, बासु है उनका नाम, और वो बच्चों को अभी वो फिलहाल कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बच्चों को कंप्यूटर्स का बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारे टीचर्स हैं जो अलग अलग लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि अब बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे हैं और उन्होंने आगे ये डिसाइड करा है कि नहीं हमें भी टीचिंग ही करना है, और काइट्स में भी हेल्प करते हैं और साथी में भी करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और इन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि ये सुपर 30 में जो टीचर आ चुके हैं जिनका नाम शामिल है, उनके मार्गदर्शन में उनको पढ़ने को मिल रहा है, वो पढ़ा रहे हैं उन्हें। ये तो बात हो गई पढ़ाई की। समाज सेवा भी आप करते हैं, जैसे कोरोना काल में आपने किड्स से स्पेशल बच्चों को दिया है, लेकिन जानना चाहती हूँ पारिवारिक जीवन की तरफ अगर मुड़े तो जब आपने 19 साल की उम्र में पढ़ाई बच्चों को पढ़ाना शुरू करा तो किस तरीके की जो परिस्थितियां थी वो सामने आई? मेरा पढ़ाई की तरफ हमेशा से रुझान था, इस वजह से मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था, वहां से मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। पर आई वॉज इन मेरे सेकेंड ईयर की बात है कि घर से फोन आता है कि पापा आईसीयू में है और डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब आप जल्दी आ जाओ। तो अभी मैं तैयारी ही कर रही थी, मैं प्रिपेयर नहीं थी मेंटली, और क्योंकि मैं एक ही डॉक्टर को एक ही बच्चा हूँ अपने पेरेंट्स का, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा हो जाती है। तो जैसे ही खबर मिली तो मैं यहाँ पर आ गई थी। पापा आईसीयू में थे, पापा ही ओनली पर्सन थे जो हमारी फैमिली में अर्न करते थे, और जब वो बेड रेस्ट पे चले जाए तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चैलेंजेस आ जाते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां आ सकती है। 2 ऑप्शन थे, या तो जिम्मेदारियों से भागा जाए और परेशानियों के सामने नतमस्तक हो जाया जाए, या फिर उनका डट के मुकाबला किया जाए। तो मेरे पापा ने मुझे डट के मुकाबला करना सिखाया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, ताकत बनी। और हाँ, थोड़े टाइम के लिए मुझे भी अपनी एजुकेशन जो थी वो ड्रॉप करनी पड़ी, और यही जो टाइम पीरियड था इसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि तब मुझे और ज्यादा समझ आई कि शिक्षा का कितना महत्व है, और न जाने मेरे जैसे कितने सारे बच्चे होंगे जिनको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से अपनी शिक्षा को साइड में रखना पड़ता है और अपने ड्रीम्स को गिव अप करना पड़ता है। तो वहीं से थोड़ा थोड़ा पहले तो पॉकेट मनी के लिए कि एटलीस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस या घर पे कोई दबाव ना पड़े, उन सब चीजें कवर हो जाए, तो इसीलिए पढ़ाना स्टार्ट करा। पर जैसे ही अपने थोड़ा और सक्षम हुए, थोड़ा और समझ आई, अपनी पढ़ाई फिर कंटिन्यू करी, कंप्लीट करी, फिर बीएड कंप्लीट करी, और फिर तब रियलाइज हुआ कि अब मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकती हूँ, घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकती हूँ। जिंदगी ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि इस मौके को मैं औरों तक बांटूं। तो वहीं से फिर काइट्स आता गया, नेचुरली सब चीजें एक के बाद एक होती गई।
और जिंदगी खुद ही सिखाती है। जैसे जिंदगी ने मानो खुद ही चुना था इस काम के लिए, और वो डिफिकल्ट टाइम भी शायद यही सिखाने के लिए आया था, उन मजबूरियों को समझने के लिए आया था। वरना अगर वो शायद नहीं आता तो मैं कभी भी नहीं समझ पाती कि मजबूरियां क्या होती है और कैसे लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एक दौर था जब आपने मतलब खुद को संभाला, और साथ ही साथ अब वो दौर भी है जब आप फिर बच्चों का भविष्य बना रही है, संवार रही है। ये जानना चाहेंगे कि आपका मोटो क्या रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा, अपनी पढ़ाई को लेकर भी और इन बच्चों के भविष्य को लेकर भी? मैम, अपनी पढ़ाई को लेकर भी मेरा ये है कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं आगे बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती हूँ। हर चीज के बारे में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है। और मेरा पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होता, चीजों को ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना। और ये चीज मैं बच्चों को ही सिखाती हूँ कि पढ़ाई कभी भी किताब में नहीं, चार दीवारी के अंदर कोई पढ़ाई नहीं होती है। जब आप उस चार दीवारी के बाहर उस चीज को एक्सपीरियंस कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, सीख सके, वो असली पढ़ाई होती है। और एज ए टीचर लर्निंग कभी स्टॉप नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिन मैं शायद लर्न करना छोड़ दूंगी, मैं इम्प्रूव करना छोड़ दूंगी। तो लर्निंग तो एक थ्रू आउट प्रोसेस है। कभी कभार छोटे छोटे बच्चे आपको इतना कुछ सिखा जाते हैं कि आपको बड़ी बड़ी पीएचडी की रिसर्च नहीं सिखा पाती है। तो जिंदगी भर पढ़ाई का सिलसिला तो चलता ही रहता है। हाँ, मेरा एक मकसद है कि मैं उत्तराखंड में खासकर पहाड़ों पे, जहाँ पर अभी बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, वहां पर मैं इस तरीके काइट्स को लेके जाऊं और एक उत्तराखंड का सबसे बड़ा फ्री रेजिडेंशियल स्कूल सेटअप करूं, जहाँ पे सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ भी सके, उनका डेवलपमेंट भी टेक केयर किया जा सके। और सिर्फ उनको अकेडमिक्स के लिए नहीं, बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव के लिए भी उनको प्रिपेयर किया जा सके। क्योंकि हमारे बच्चे नासा में क्यों नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब क्यों नहीं देखेंगे, उनके अंदर भी काबिलियत है, बस एक दिशा की जरूरत है। तो अगर ऊपर वाले का साथ रहा तो पूरी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि उनको ये प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड किया जा सके। धन्यवाद कनिका जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, ऑनर इज माइन। तो आदि आबादी की बात कार्यक्रम में आज हमने आपको कनिका जी से मिलवाया, जो उन बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम कर रही हैं, जिनका भविष्य अंधियारे में तो था, लेकिन आज बहुत सारे बच्चे, जैसे कि उन्होंने बताया 500 से करीबन बच्चे हैं, उनको उन्होंने पढ़ाया है। उनमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको निःशुल्क उन्होंने पढ़ाया है और उनका ये काम आगे भी जारी रहेगा। तो आदि आबादी बात कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी महिला शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।